गुड मॉर्निंग चैंपियंस। हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और एक मिशन के साथ, मिशन 100 आउट ऑफ 100। अब तक हमने इसमें 19 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। आज 20 नंबर की क्लास है और इस क्लास में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को। उसके साथ में अभी पीछे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, ये सारे टॉपिक में भी ढेर सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को कवर किया है। उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक, तो मिशन 100 आउट ऑफ 100 पे जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए आपके मन में हमेशा ये एक सकारात्मक भाव होना चाहिए कि ये लक्ष्य जो है हमारे बहुत करीब आ रहा है और आप उसके बहुत करीब जा रहे हैं। ये चीज़ जब तक आपको फील नहीं आएगा तब तक आप उसमें इन्वॉल्व अपने को नहीं कर पाओगे। ठीक है, 99 के लिए काम करना, 95 के लिए काम करना वो एक अलग विषय होता है, लेकिन पूरे में पूरा के लिए मतलब आपका पूरा फोकस चाहिए, आपका फुल अटेंशन चाहिए और अंदर से वो इच्छा शक्ति चाहिए कि मैं सच में ये करना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा, जितने एरर्स हैं, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो सब रिमूव होती चली जाएंगी। आप उस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर पाओगे जिस लेवल के लिए अपने आप को आप तैयार करोगे। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस की आइए जो हम लोग चर्चा करते हैं। ये प्रीवियस में हमने इसके कॉन्सेप्ट को देखा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें वो कह रहा है यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या हल होगा। तो आपने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस यानी कि जो टू वेरिएबल है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, कब ये यूनिक सोल्यूशन देगा? जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2 होगा। ठीक है ना, ये तो क्लियर ही है। ठीक है ना, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट दो तरीके के सॉल्यूशंस के बारे में बात किया था, संगत और असंगत हल। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट हल का मतलब क्या है? जब उसका कुछ हो, यानी कि या तो यूनिक सोल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? जब a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2 हो जाए। ये दोनों कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन देते हैं, यानी कि दोनों के संगत हल है। ठीक है, असंगत कब हो जाएगा? जब वो दोनों लाइन अलग अलग पैरेलल हो जाए, कभी एक दूसरे को टच ही ना करे, तो असंगत हो जाएगा। और उस केस में कंडीशन क्या हो जाती है? a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है और इसमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, यहाँ आपसे यूनिक सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पहले लिखना होगा कि यहाँ a1 ये है, b1 ये है ना, c1 ये है, a2 b2 c2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू, है ना। तो इसके यूनिक सोल्यूशन हो, इसके लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। अब इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये ट्रीट होगा बराबर की तरह ही, नॉट इक्वल्स टू भी इक्वल्स टू की तरह ही ऑपरेट होगा। ऑपरेशन वैसे ही करेंगे। तो यानी p इज नॉट इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। तो यानी कि इस समीकरण में p जो है, p की वैल्यू ये 4 नहीं होनी चाहिए बस। अगर 4 हो गई तो इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि p 4 ना हो, 4 के अलावा चाहे जो हो जाए, p की वैल्यू 4 के अलावा आप कुछ भी दे दो, लेकिन p इक्वल्स टू अगर 4 दिए तो इसका यूनिक हल नहीं होगा। ठीक है ना, तो सब जगह आप अभी तक इक्वल्स टू ही जानते थे, लेकिन यहां पे आंसर क्या मिलेंगे? नॉट इक्वल्स टू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो कोई हल नहीं होने का मतलब क्या है? उसकी कंडीशन क्या है? अभी आपने देखा a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। ठीक है, ये वाली स्थिति है जिसमें नो सॉल्यूशन होगा। ठीक, इसको अप्लाई करते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? k अपान 12 इक्वल्स टू 3 अपान k इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k। बात समझ आई? तो क्या पूछ रहा है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। k
अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर इक्वल्स टू के इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। तो एक तो मिल गया। के की वैल्यू अगर 6 रख दोगे तो a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 हो जाएगा। अब एक और वो क्या, k अपान 12 इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन। ठीक है, पहला ले लिया और लास्ट वाला ले लिया। इसके लिए भी सॉल्व करके देखो तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ये 12k माइनस 36, सबको एक तरफ कर लो, के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप के की एक वैल्यू और निकाल लीजिए कि के क्या नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए 6 और के क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि ये बराबर C1 अपान C2 हो जाए। बात समझो, निकाल क्या रहे हैं, एक तो निकाल दिए जिससे ये A1 अपान A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2 होगा। यहाँ पे अगर आप 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 अपान 12 यानी 1 अपान 2, और ये 3 अपान 6 ये भी 1 अपान 2, यानी A1 अपान A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या आना चाहिए जिससे क्या हो, ये C1 अपान C2 के बराबर ना हो। तो क्या रख के देखो, ये 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, और नीचे 6 कितना आ गया, तो नीचे 6 हो गया, ऊपर 3 हो गया, तो 3 अपान 6 1 अपान 2, और यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, तो सब बराबर हो जाएगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको के का एक और वैल्यू निकालना है, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो निकाल करके देखते हैं। 36 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पे कितना आ जाए 12, तो 6 प्लस 6 12, यानी कि के स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 इंटू के प्लस 36 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यानी के स्क्वायर माइनस 6k और आगे फिर जाएगा तो माइनस 6k प्लस 36 के कॉमन ले लिया तो k माइनस 6 कॉमन ले लिया तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यानी कि k माइनस 6, यहाँ भी क्या हो गया, k माइनस 6 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स k इज नॉट इक्वल्स टू 6। यहाँ से क्या मिला, k 6 नहीं होना चाहिए, और यहाँ से क्या मिला था, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। यहाँ से k क्या मिला था कि प्लस माइनस 6 हो सकता है, पहली कंडीशन पूरा करने के लिए A1 अपान A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2। लेकिन ये बताया कि k 6 नहीं हो सकता, 6 होगा तो A1 अपान A2 इक्वल्स टू B1 अपान B2 इक्वल्स टू C1 अपान C2 हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो क्या नहीं होना चाहिए, तो k 6 नहीं होना चाहिए, k 6 नहीं होना चाहिए। और यहाँ से निकला था कि प्लस माइनस 6 हो सकता है, तो प्लस 6 नहीं हो सकता क्योंकि इसने मना कर दिया। तो k क्या होगा, माइनस, k इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 6, और रख के देख लो माइनस 6 इसमें, अगर इसमें माइनस 6 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 9 और बटे k, गड़बड़ कर देगा कि नहीं, फिर ये तो 1 अपान 2 तब भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो k माइनस 6 रखोगे तो माइनस 1 अपान 2 आएगा, यहाँ भी माइनस 1 अपान 2 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 9 अपान 6, यानी कि माइनस 3 अपान 2, तो गड़बड़ होगा। आंसर क्या होगा कि k आप लिखोगे k इक्वल्स टू माइनस 6 होगा और k इक्वल्स टू 6 नहीं होगा, k इक्वल्स टू माइनस 6 k का मान हो सकता है लेकिन k का मान 6 नहीं होना चाहिए, वरना फिर इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा वाली शर्त जो है अगर बनाए रखनी है तो k इक्वल्स टू माइनस 6 चलेगा, लेकिन k इक्वल्स टू 6 नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, चलो चेक भी कर सकते हो, सबसे अच्छी चीज है अपना आंसर चेक कर सकते हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए A1 अपान A2 यानी 3 अपान 2k माइनस 1
इक्वल्स टू 1 अपान k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपान 2k प्लस 1। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। पहले तो इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लो, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, यानी 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, k इक्वल्स टू प्लस 2, k इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस 2। ठीक, अब जरा 2 रख के यहाँ पे अपने आप से देखो तो ये 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3। यहाँ पे क्या रखोगे, तो ये 1 अपान 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये दोनों क्या इक्वल हो रहा है, a1 अपान a2 इज इक्वल्स टू b1 अपान b2 होना चाहिए। तो जो वैल्यू निकाला आपने 3k माइनस 3 और यहाँ से क्या हो गया 2k माइनस 1। ठीक है, तो 3k माइनस 3 और 2k, तो ये k इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस 2। ठीक है, k इक्वल्स टू प्लस 2 की वैल्यू मिली है। अब प्लस 2 पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 अपॉन ये कितना होगा, 4 माइनस 1 यानी 3। ये तो रेशियो 1 आ गया, और दूसरा वाला रेशियो क्या आ गया, 1 अपान 2 माइनस 1, तो 1 आ गया। तो यानी 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पहली वाली शर्त तो फुलफिल हो गई। अब उसमें भी रख के जरा देखो, तो ये 1 अपान क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 1 अपान 5, ये इक्वल नहीं होगा ना, तो यानी k इक्वल्स टू 2 चलेगा। बात समझ आई, k इक्वल्स टू 2 आपका आंसर हो गया। इसके अलावा आप चाहे पहले को या दूसरे को लेके भी सॉल्व कर लीजिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो 1 अपान ये इसको दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 1। ठीक है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, k। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2। k इक्वल्स टू क्या होगा, -2। -2 नहीं होना चाहिए, अगर -2 होगा तो क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन वाली स्थिति में बाधा उत्पन्न करेगा। तो मतलब आपका आंसर क्या लिखोगे कि k इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2, और क्या नहीं होना चाहिए, -2। समझ गए कि नहीं, ये पूरा आप डिटेल में आंसर दे देना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंगत हो। असंगत का मतलब कोई हल ना हो, वही फिर से कह रहा है, कोई हल ना हो, और कोई हल ना हो मतलब a1 अपान a2 इज इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2, यही है असंगत हल। ठीक है, एक ही केस है जिसमें असंगत हल की बात होती है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल सा है, 4 अपान 2 अपान 4 प्लस सॉरी इक्वल्स टू 2 अपान 4 इक्वल्स टू 3 अपान k इज नॉट इक्वल्स टू 5 अपान 10। अब यहाँ से देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आगे आपका ना 1 अपान 2 k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। k इक्वल्स टू 6, और k इक्वल्स टू क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ से अगर देखो तो ये 1 अपान 2 k इज नॉट इक्वल्स टू 6। यहाँ से क्या आ रहा है, k इज नॉट इक्वल्स टू 6। अब दोनों में से कौन सा सही है, ये कैसे पता करें। ये कह रहा है k बराबर 6 होगा, और ये क्या कह रहा है, भाई ये 1 अपान 2 हो गया, तो ये 6 हो गया ना, k इज नॉट इक्वल्स टू 6। अपना आंसर कैसे जस्टिफाई करोगे, तो k की वैल्यू रख के देख लो आप। यहाँ से क्या आ रहा है, 1 अपान 2, यहाँ पे अगर 3 अपान 6 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपान 2, और यहाँ भी क्या रखोगे, 1 अपान 2। और अगर k इक्वल्स टू 6 लिया तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 1 अपान 2 1 अपान 2, और जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, संगत, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो मतलब k इक्वल्स टू 6 आते हुए भी आंसर नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा, k इज नॉट इक्वल्स टू 6, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1। तो क्या आंसर लिखेंगे, k इज नॉट इक्वल्स टू 6।
बात समझ में आई कि नहीं? यही इतनी सी इसके अंदर गहराई है। देखने में क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन अगर k = 6 लिख दोगे तो क्या होगा? इसका असंगत नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, संगत हल हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करके फिर लिखना है कि आंसर तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ गए ना? अब इस तरह का क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि इसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू बताना है। तो ये फुल मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन मिलता है और बहुत ही इजी होता है। इसमें आपको क्या करना है कि लेट 1/x - 1 इक्वल्स टू कुछ मान लेना है, मान लिया p, और 1/y - 2 इक्वल्स टू क्या मान लिया q। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में 5p + 4q इक्वल्स टू 3, और अगला क्या हो गया 6p - 3q इक्वल्स टू 1। अब आपके सामने एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन आ गया है। ठीक है, तो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो यहाँ से हम q की वैल्यू निकाल लें। ये तो मान लीजिए इक्वेशन हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, आप 1 इसको मानोगे, फिर 2 उसको, ये 3 4 होगा। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, मान लीजिए हमने समीकरण 2 से क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किया, तो यहाँ से 3q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6p - 1। ठीक है, 3q इक्वल्स टू क्या हो गया 6p - 1, यानी q इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं 6p - 1/3। ये वैल्यू उठा के 1 में रख दिया, किसकी? q की। तो देखिए 5p + 4 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी 6p - 1/3 इक्वल्स टू 3। 5p प्लस इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा है कि ये 3 से 3 काट लें, है? सारी मुसीबतें दूर हो जाए। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24p - 4, और अपॉन में पूरा अब 3 लाना है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, और ये अब 9 हो जाएगा क्योंकि वो 3 इधर चला। ठीक है, ये कितना हो गया 15p + 24p, और ये 13, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39p इक्वल्स टू 13। तो p बराबर 1/3, p इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3। p की वैल्यू को यहाँ रख दो तो q मिल जाएगा। तो q इक्वल्स टू क्या होगा 1/6 × 1/3 - 1/3, ये 2 हो गया, 2 - 1 यानी कितना आ गया 1/3। p की वैल्यू भी 1/3, q की भी 1/3। ठीक है, अब ये सब काम करके जो p q माने थे, इससे जो मिला आपको क्या मिला, इतना काम करके आपको p और q की वैल्यू मिल गई। यानी p की जगह पे क्या रख देंगे, q की जगह क्या रख देंगे 1/3। ठीक, तो ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया। इसको इधर मल्टीप्लाई, p खत्म, p फिनिश, p q का काम खत्म, ये ऐसा हो गया, है कि नहीं? यानी ऊपर लिखा हुआ है x - 1 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 4, और ये y - 2 इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 5। x y की वैल्यू मिल गई, ये आपका आंसर है। किसी को दिक्कत समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से अब आंसर भी चेक कर लीजिए, यही रुके ना, अपना आंसर चेक करिए। LHS लीजिए इसका 5/x - 1, तो ये 4 है ना, 4 - 1 प्लस 4/5 - 2, इसको LHS सॉल्व करके देखिए, ये 5/3 आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा 5/3 + 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 9/3 मीन्स RHS आ गया ना। तब छोड़ना है कि मेरा आंसर सही है। जब तक पूरी तरीके से श्योर ना हो जाए
तो आपको क्वेश्चन छोड़ के आगे नहीं बढ़ना, जल्दी से ये सब काम कंप्लीट कर लेना। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी दिया गया है 1/x है, 1/y है, तो यहाँ पे अगर हम 1/x इक्वल्स टू p मान लें और 1/y इक्वल्स टू q मान लें, तो आपका जो इक्वेशन दिख रहा है वो बदल जाएगा कि नहीं? वो क्या हो जाएगा? आप AP 1/x की जगह p रखोगे तो AP हो गया, और ये क्या हो जाएगा? BQ इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा a² p प्लस b² q इक्वल्स टू a² प्लस b²। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता? यहाँ से तो सीधा सीधा आपको p मिल जाएगा, q मिल जाएगा, क्योंकि सीधा उधर 0 है। वो वैल्यू उठा के यहाँ पुट करिए, p q की वैल्यू निकालिए, वो यहाँ रखिए, x y का मान ले लीजिए, फिर आंसर चेक करना है। क्लियर? तो इसके आगे आपको खुद से सॉल्व करके आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी क्या कहा गया है? 3/, तो यहाँ मान लीजिए 1/x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या? p, और 1/y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? q। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 5, और वो क्या हो जाएगा? 6p माइनस 2q इक्वल्स टू 4। बात समझाए कि नहीं आई? ये आंसर हो गया। आंसर नहीं हो गया, आंसर का रास्ता हो गया। क्लियर? यहाँ से PQ को सॉल्व करके PQ की वैल्यू रखना है और फिर सीधा सीधा आंसर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके आगे फिर सॉल्व करके आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या करना है? 3p प्लस 4q इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा 6p माइनस 2q इक्वल्स टू 4। ठीक है, किसको किसको क्या माना गया? तो 1/x प्लस 2 इक्वल्स टू p, और 1/y प्लस 1 इक्वल्स टू q। क्लियर? और वो वैल्यूज को रखा गया, PQ निकाल लीजिए, वैल्यू रख दीजिए, XY का मान मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस अक्सर 6 मार्क्स में आते हैं, फुल मार्क्स में मिलेंगे, कभी कभी 4 में पूछा जाता है। ठीक है ना? तो किया जा सकता है। अच्छे से इसकी सबकी प्रैक्टिस करके आंसर निकालना है। किसी भी क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड में XY की वैल्यू रखनी है, क्या वो RHS के इक्वल हो रहा है नहीं, इसको चेक करके फिर फाइनल करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मोटर बोट है, ठीक है, मोटर बोट मतलब नाव वो स्थिर जल में जो उसकी चाल दी गई है वो 18 किलोमीटर है। आपसे धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल को x मान लेते हैं। ठीक है, धारा की दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव जाएगी तो धारा की दिशा में धारा की चाल x मान लिया। धारा की दिशा में नाव की चाल, जब पानी जिधर बहेगा नाव आपकी उधर तेज बहेगी, तो दोनों जुड़ जाएगा 18 किलोमीटर और प्लस x। जब दोनों किलोमीटर पर जिस तरफ पानी बह रहा है नदी का उधर ही नाव लेके चलोगे तो आराम से नाव जाएगी और तेज जाएगी। लेकिन पानी इधर बह रहा है, अब आपको उधर से इधर आना है, यानी धारा की विपरीत दिशा में आना तो पड़ता होगा। ऐसा थोड़ा है कि बस एक ही तरफ बहते जाएंगे, कभी तो लौटना ही पड़ेगा ना। तो नदी तो अपना रूट बदलेगी नहीं कि अब आपके लिए उधर से इधर आने लगे। धारा की विपरीत दिशा नाव की चाल, ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में नाव की चाल 18 प्लस x है, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यानी चाल मिल गई, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है ना, यही इतना समझना है। बाकी ये जान लो, धारा की दिशा में जाओगे तो समय कम लगेगा। धारा की दिशा में चाहे जितनी दूर जाना होगा, चूंकि टाइम स्पीड ज्यादा है तो समय कम होगा। जैसे स्कूल आते हो घर से, जल्दी जल्दी आए
तो समय कम लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ा दिया। और जब यहां से जाते हो मान लो आराम से गए तो समय ज्यादा लगेगा। ये वही कह रहा है कि 24 किलोमीटर ही चलना है, 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में अपेक्षाकृत 1 घंटा अधिक लगता है। यानी कि जब ज्यादा कब लगेगा? विपरीत जाने में। अब विपरीत जाने में मान लो जो समय है वो t2 है और आने में जो समय है वो t1 है। इसका डिफरेंस कितना है? 1 घंटा। ये t2 क्या है? प्रतिकूल। ये क्या है? अनुकूल। प्रतिकूल में ज्यादा समय लगेगा तो प्रतिकूल माइनस अनुकूल इक्वल्स टू कितना दिया है? 1 घंटा। अब आप समय बराबर जानते ही हो, समय बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी, दूरी तो 24 किलोमीटर ही है और प्रतिकूल वाली चाल कितनी होगी? 18 माइनस x। ये 18 पहले लिखोगे। नाव की चाल हमेशा धारा से ज्यादा होगी। जितनी तेज नदी बह रही होगी उससे तेज नाव चलानी पड़ेगी तभी आगे आ पाओगे, वरना क्या होगा? पता चला नदी बह रही है 15 किलोमीटर पर आवर, आप चलोगे 10, तो क्या होगा? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे बह जाओगे, है ना? तो ये हमेशा पहले रहेगा धारा माइनस वाले में। प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। और अपन फिर दूरी उतनी ही है। धारा की अनुकूल चाल कितना होगा? 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। यही क्वेश्चन बन गया। उसके बाद तो 24 कॉमन लेना है और एक द्विघात समीकरण बनेगा। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना है। स्पीड हमेशा प्लस में ही आएगी। समझ गए कि नहीं? इसके आगे खुद सॉल्व करना, आंसर बताना है। समझ गए? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो आपको करना आना चाहिए। मान लो ऐसा सवाल दे दे कि कहीं लिखा हो कि जाने में और आने में 2 घंटे लगते हैं या 4.5 घंटे लगते हैं, तो t1 प्लस t2 बराबर 4.5। कहीं माइनस ही नहीं होगा। यहाँ तो कह रहा है कि अधिक लगता है, अपेक्षा कर रहा, कंपेयर कर रहा है। ठीक है ना? कह दे कि धारा के अनुकूल जाने में और प्रतिकूल आने में 4.5 घंटा लगा, 5 घंटा लगा, तो क्या होगा? t1 प्लस t2 बराबर जितना घंटा लगा उतना। और फिर उसके बाद उसी हिसाब में दूरी बटे उसका टाइम, स्पीड, दूरी बटे स्पीड, कितना डिस्टेंस है, कितना स्पीड है। समझ गए कि नहीं? है इसका आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक समान चाल से 90 किलोमीटर दूरी तय करती है। डिस्टेंस कितनी है? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 15 किलोमीटर अधिक, यदि चाल उसकी 15 किलोमीटर ज्यादा होती, मतलब ये मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। क्लियर? दूरी तो फिक्स हो गई। एक चाल इसकी है स्पीड, एक स्पीड है x प्लस, मतलब सिंपल x, और दूसरी स्पीड मान लो ये कह रहे हैं कि जितनी है उसमें 15 किलोमीटर और ज्यादा होता है, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती। यानी जब इस स्पीड से चली तो मान लो समय है t1 और इसमें चली तो t2, तो जब ज्यादा स्पीड से चलेगी तो समय कम लगेगा। तो यानी t1, जिसमें t1 माइनस t2 इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 30 मिनट, यानी 1/2 आवर। सबको 1 घंटे में लिखना है। t1 में ज्यादा समय लगा तो समय, और समय इक्वल्स टू क्या है? दूरी बटे चाल। और ये क्या हो जाएगा? दूरी उतनी ही है, चाल कितनी हो गई? बराबर 1/2। बोलो सही है कि नहीं? सॉल्व कर सकते हैं? बोलिए। इसको सॉल्व करके अब आपको x का मान बता देना है। क्लियर? 90 को कॉमन लेना है। मेन आपको इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक? इसके आगे आप सॉल्व करेंगे, आंसर चेक करेंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर को रिलेट करके देखेंगे कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x का वो मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी 10 यूनिट हो। तो 10 यूनिट इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट, बोलिए जल्दी, 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3, x माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये तो 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 13 में से हटा दिया तो 8 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? x प्लस 3 का
स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 64 है ना, और प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अभी खोलने की जरूरत नहीं है, 36 हो गया, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से प्लस 6 लोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3, और माइनस 6 लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 9। हो गया नहीं। अब चूंकि x का मान बताना है तो कोऑर्डिनेट्स है, दोनों चल सकते हैं, 3 भी चलेगा और माइनस, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक। आज का अंतिम प्रश्न, इसकी मूलों की प्रकृति बतानी। मूलों की प्रकृति कैसे पता चलती है, कुछ याद है? एक होता है डॉक्टर, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, ठीक। आप यहाँ से b² निकाल लो, कितना है ये, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c कितना है 5, ये 9 माइनस ये कितना हो गया 40, ये कितना आ गया माइनस 31, और d इक्वल्स टू क्या है, लेस देन 0। d अगर लेस देन 0 हो गया, d लेस देन 0 हो गया तो मूल काल्पनिक हो, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। बस इतना ही बताना है। इसका नेचर क्या है, तो नेचर क्या है, इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 वो इससे छोटा है, ठीक है, माइनस है, ठीक है, लेस देन 0 है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, 2 अंकों की एक संख्या। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन होमवर्क कर देता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे लगभग मान के चलिए कि 6 मार्क्स के आसपास ही पूछा जाता है। 2 अंकों की एक संख्या, जैसे मान लीजिए 23 लिखा हुआ है, तो 23 में आप क्या जानते हो, यूनिट प्लेस पे कौन है इसमें, 3। तो ये ऐसे तो लिखा है 20 प्लस 3, या ऐसे कहें तो 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखा है कि नहीं। इसमें 2 डिजिट है, एक 2 है एक 3 है, तो 3 यूनिट प्लेस पे है और 2 क्या है, 10th प्लेस पे है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि कोई संख्या है जिसका इकाई का स्थान y है और दहाई का स्थान x है, जैसे आपने कहा 23 में इकाई क्या है 3 और दहाई क्या है 2, तो बन गया ये 23। कैसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा कि 2 इंटू 10 और प्लस 3, तभी तो 23 बना होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं कहूं कि किसी संख्या का जो दहाई का स्थान है वो x है, इकाई का स्थान y है, तो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या होगी 10x प्लस y। वो संख्या क्या होगी 10x प्लस y, क्योंकि 23 को आपने क्या लिखा है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, तो 2 इंटू 10 प्लस 3। तो वैसे हमने कह दिया ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस, बस समझाया कि। और ये xy क्या है, या 2 3 क्या है, ये संख्या के अंक हैं, डिजिट्स हैं, और ये उसकी प्लेस वैल्यू है। जब प्लेस वैल्यू आपने दे दिया तो 2 3 23 हो गया। अभी आप इसको 10th प्लेस दे दो और इसको यूनिट प्लेस दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 और प्लस 2, तो ये 32 बोलने लगेंगे आप इसको। आपने क्या किया, यूनिट का प्लेस बदल दिया, इसको 10th प्लेस दे दिया, इसको यूनिट प्लेस दे दिया, वो 32 हो गया 23। बात समझ रहे कि नहीं। तो यानी जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं वो तो ये देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक हिडन कॉन्सेप्ट था, वो क्या कि जब हमने डिजिट्स को XY कर दिया तो संख्या क्या बोलोगे आप कहोगे कि इसमें कौन सा यूनिट है, कौन सा 10th है, ये 10th प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, तो ये क्या होगी संख्या 10x प्लस y। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब x प्लस y, अंकों का योग मतलब जैसे 2 प्लस 3, तो वैसे यहाँ x प्लस y इक्वल्स टू 9 चलेगा। आगे कह रहा है संख्या का 9 गुना, यह है संख्या, इसका 9 गुना 10x प्लस y, इसका 9 टाइम्स। जब इसको हम 9 टाइम्स करते हैं तो क्या होता है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये संख्या है, इसके अंकों को पलट दिया जाए, यूनिट को 10th को यूनिट कर दिया जाए, तो संख्या क्या हो गई, तो संख्या हो गई 3 इंटू 10 प्लस 2, पलट दिया तो 3 इंटू 10 हो गया, जो 2 था वो उधर चला गया, इधर चला आया, तो पलटने पे यहाँ संख्या क्या मिलेगी 10y प्लस
x। हमने संख्या के अंक पलट दिए, तो संख्या को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। इसको दोगुना कर दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका 9 गुना संख्या के अंक पलटने से जो बनी संख्या उसका दोगुना है। ये दोगुना है, इसको दोगुना कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। थोड़ा सा सही कर लीजिए तो ये 70, सॉरी ये 70 नहीं, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया आपका 88x। अब सर उसको ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा 11y, यानी y इक्वल्स टू 8x। इसको इससे कट कर दीजिएगा तो ये y इक्वल्स टू कितना आ गया 8x। y इक्वल्स टू 8x। अब एक इक्वेशन ये बन गई x प्लस वाई, ये दूसरी बन गई y इक्वल्स टू 8x। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वहां से y की वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो x प्लस 8x इक्वल्स टू 9। तो ये कितना हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 9, यानी x इक्वल्स टू कितना मिल गया 1, और y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 8 इंटू 1 मीन्स y इक्वल्स टू 8। तो आपकी संख्या क्या होगी, यहाँ वैल्यू रख दो, संख्या में वैल्यू रखोगे तो ये हो गया 10 इंटू 1 और प्लस 8, कितना आ गया 18। संख्या कितनी आ गई 18। बात समझ में आई? अभी यही रुकना नहीं, आंसर चेक कर लो। दो संख्या के अंकों का योग 9 है, 18 आ रहा है, क्या इसका अंकों का योग 9 है? वो है, ठीक है ना। संख्या का 9 गुना 18 9 जा कितना होगा बोलिए, फिर से इतना टाइम लग रहा है। और संख्या को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या कितनी हो जाएगी 81, इसका 2, वो कितना होगा, क्या दोनों बराबर है? तब आंसर छोड़ेंगे साइड में सब करके कि मेरा आंसर सही है। कोई प्रॉब्लम? आसान है। तो ये कितनी भी बार आपसे कहे तो आपको संख्या क्या मानना है, एक को यूनिट प्लेस पे y को और 10th प्लेस पे x को, संख्या क्या बनेगी 10x प्लस y। उसके बाद जो जो कहेगा ऑपरेट करना है, ठीक। इस क्वेश्चन को खुद से दोबारा सॉल्व करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एपी के 7वां पद से तीसरा पद घटाने पे 12 प्राप्त होता है, कॉमन डिफरेंस। वैसे आप जानते हो tn इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। t10 क्या होता है a प्लस 9d। जैसे यहाँ 7th पद लिखा है तो क्या होगा a प्लस 6d। तीसरा पद लिखा है तो क्या होगा a प्लस 2d। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो सॉल्व करके इसका आंसर बताना है, पूरी ऊर्जा से बिल्कुल अपने आप को लैस रखना है, ठीक है। पूरे उत्साह के साथ में काम करिए, जो क्वेश्चंस आपके सामने आए उनके साथ पूरी तरीके से जूझने का प्रयास करिए, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। जब आप इस तरीके के इच्छा शक्ति के साथ काम करोगे, फुल फोकस्ड होगे, दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करोगे, तो आपके सामने बाधाएं हटती चली जाएंगी सारी, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। जो क्वेश्चन कल तक आपके लिए असंभव रहा होगा, आज फिर से ट्राई करोगे तो सॉल्व हो रहा होगा। और आपके द्वारा सॉल्व होना क्वेश्चन का बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा। और क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है जो आपसे ना हो सके, सिर्फ आप प्रयास करते रहिए। रोज की रोज आपकी ताकत क्या है, बढ़ रही है, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। जो चीजें आप सीख रहे हैं, आपका जो ब्रेन है जिसको आपने कमांड दे रखी है कि 100 में 100 लाना है, वो भी काम कर रहा है। वो अदृश्य रूप से काम कर रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके अंदर वो उस तरीके की ऊर्जा जनरेट करना शुरू कर चुका है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। और वो विश्वास को कहाँ चेक कर पाएंगे, जब आप एक्सरसाइज लेकर के, है ना, सेल्फ असेसमेंट वाला जो एक्सरसाइज है उसको लेकर के, क्वेश्चंस को लेके एक बार बैठिए तो कम से कम 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन एक बार के बैठने में सॉल्व कर डालिए। फिर उठिए और जो क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए क्या उसका आंसर सही है। और आंसर देखने का तरीका, जहां जहां आंसर खुद से चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में चेक करने के तरीके हैं,
वैसे ही आंसर को चेक करना है, वो आदत में ले आना है।